इतिहास के पिछले क्लास में हमने भारत के गवर्नर जनरल को पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि अंतिम भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और इसी लॉर्ड कैनिंग के समय जो है आपका 1857 की क्रांति हो गई। और इसी 1857 की क्रांति के बाद 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया और इस घोषणा पत्र के द्वारा ही भारत के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर भारत के वायसराय का पद बनाया गया, है ना। तो अब 1858 से एक नया पद भारत में शासन करने आएगा, जिसका नाम क्या होगा? भारत का वायसराय। और भारत का वायसराय सबसे पहले किसको बना दिया गया? लॉर्ड कैनिंग को, है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? भारत का वायसराय। भारत का वायसराय जो कौन है? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, है ना। देखो इसका भैया ये 1856 में आया था और 1857 की क्रांति हुई। 1858 तक ये भारत का क्या रहा? गवर्नर जनरल। और 1858 से अब ये क्या बन जाएगा? भारत का वायसराय। क्या बन जाएगा? भारत का वायसराय बन जाएगा। और ये 1862 तक रहेगा। कब तक रहेगा? 1862 तक। ठीक। तो ये जब भारत का गवर्नर जनरल बन के आया था तो इसने कुछ नहीं किया, भारत वालों ने किया था 1857 की क्रांति, है ना। इसको कुछ करने का मौका नहीं दिया। हाँ, एक चीज किया था, विधवा पुनर्विवाह जो एक्ट आया था उसको लागू किया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये कौन लाया था? लॉर्ड डलहौजी, है ना। लेकिन वो पारित नहीं हो पाया था। पारित होने के बाद उसको लागू किसके काल में किया गया? लॉर्ड कैनिंग के काल में किया गया। तो ये क्वेश्चन आता है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कौन लाया था? तो लॉर्ड डलहौजी। और ये किसने लागू किया? तो लॉर्ड कैनिंग ने लागू किया था। उसके बाद 1857 की क्रांति लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुई और 1858 सीसी को क्या बना दिया गया? भारत का वायसराय। भारत का वायसराय बनने के बाद इसके शासन काल में काम हुआ कि 1860 में पहला आर्म्स एक्ट आया। भारत में पहला क्या आया? आर्म्स एक्ट। भारत का पहला आर्म्स एक्ट, यानी अब किसी को बिना सरकार के परमिशन के, लाइसेंस के बिना हथियार नहीं रखना है, ऐसा आर्म्स एक्ट। पहले राजा महाराजा लोग थे, अपने पास जितना चाहो उतना हथियार, बंदूक, तोप जो रखना चाहो क्या कर सकते थे? रख सकते थे। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद अब अंग्रेजों को डर सताने लगा कि अगर इनके पास हथियार रहा तो एक आध दिन एमन गलत लमुसेड़ दी ऐसे करके, भारत के लोग जी अंग्रेज को। तो इसीलिए अंग्रेजों ने कहा कि सबसे पहले इनसे क्या करो? हथियार को ही दूर करो। और 1860 में क्या ला दिया? आर्म्स एक्ट ला दिया। अब बिना लाइसेंस के अपने पास तुम एक छुरी भी नहीं रख सकते, ऐसा, है ना। तो भारत में पहला आर्म्स एक्ट कब आया? 1860 में। किसके समय आया? लॉर्ड कैनिंग के समय आया। क्लियर है। और इसी के समय, है ना, इसी लॉर्ड कैनिंग के समय अब पूरा हो गया था। अब भारत को हमको अच्छे से चलाना है। अभी तक हम खाली भारत को क्या कर रहे थे? ले रहे थे, भारत को लूट रहे थे। तभी तो भारत के जो राजा है वो नाराज हो गए और 1857 की क्या हो गई? क्रांति। लेकिन अब क्या करना है कि बाकायदा हमको कुछ पैसा जो है भारत में इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। तो भाई कुछ पैसा आएगा, कुछ पैसा हम लगाएंगे। तो इसी को बनाने के लिए क्या किया जाता है? बजट बनाया जाता है ना। कि पहले 100 रुपया आएगा तो उसमें 50 रुपया को फलाना में लगाएंगे, 10 रुपया ढिकाना में लगाएंगे, ऐसे करके बनता है ना। तो पहली बार बजट इसी लॉर्ड कैनिंग के समय बनाया गया। तो पहला बजट कब पेश किया गया? तो 1860 में। 1860 में क्या पेश हुआ? पहला बजट। ये कई बार पूछा जाता है, पहला बजट कब पेश हुआ था? तो 1860 में पेश हुआ था। किसके समय पेश हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के समय पेश हुआ था। और उस बजट को बनाने वाला और उसको पेश करने वाला था जेम्स विल्सन। क्या नाम था? जेम्स विल्सन। अभी कौन बनाता है बजट? वित्त मंत्री। कौन बनाता है? वित्त मंत्री। और उसको पेश कौन करता है? वित्त मंत्री, है नहीं। हमारे बड़े दाई निर्मला सीतारमण पेश करते, है कि नहीं। अब भाई देखो उसको क्या बोलते हैं? निर्मला ताई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्मला ताई बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ी में ताई मतलब क्या होते हैं? बड़े दाई। हाँ, तो हमारे बड़े दाई निर्मला सीतारमण पेश करती है अभी क्या? बजट। जबकि पहला बजट जो है भारत में 1860 में कौन पेश किया था?
जेम्स विल्सन ने पेश किया था। किसके समय? लॉर्ड कैनिंग के समय। क्लियर है। और इसी लॉर्ड कैनिंग के समय पहली बार जो है जो मुद्रा, अभी हमारे यहाँ मुद्रा क्या है? रुपया जी। तो वो अभी तक सिक्का में चलता था। अभी तक किसमें चलता था? सिक्का। पहली कागजी मुद्रा यानी कि नोट का प्रचलन जो है किसके समय हुआ? इसी लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ, 1860 में। तो 1860 में ही पहला क्या आया? कागजी मुद्रा। कागजी मुद्रा मतलब नोट, है ना। कागजी मुद्रा मतलब नोट का प्रचलन कब से चालू हुआ? 1860 में। किसके समय? लॉर्ड कैनिंग के समय। क्लियर है। देखो कितना सारा चीज जो है 1857 की क्रांति के बाद जो है ये लॉर्ड कैनिंग जब वायसराय बना तो 1860 में चालू हुआ। पहली बार भारत में क्या लाया गया? आर्म्स एक्ट लाया गया, है ना। आर्म्स एक्ट लाया गया। अच्छा यहीं पे याद रखना 1860 में ही भारतीय दंड संहिता भी लागू किया गया था। भारतीय दंड संहिता, आईपीसी, भारतीय दंड संहिता। आप सुने हो, पिक्चरों में देखे होंगे, वो अदालत लगता है, मुजरिम कोर्ट में पेश होता है नहीं, तो बोला जाता है फलाना धारा के तहत आपको 10 साल की सजा दी जाती है, ऐसे करके। तो वो धारा जो बुलाया जाता है, धारा 240, धारा 501, ऐसा कुछ बोला जाता है ना, जज बोलता है। तो वो धारा कहाँ लिखा है? भारतीय दंड संहिता में। कहां लिखा है? भारतीय दंड संहिता। जिस धारा को, किस धारा के तहत, किस अपराध के तहत कितना सजा होगा, क्या कौन सा अपराध किस धारा में आएगा, ये सब कहां लिखा हुआ है? भारतीय दंड संहिता में। इसी के तहत जो है कोर्ट में क्या सुनाया जाता है? सजा। तो ये जो भारतीय दंड संहिता है ये कब लागू हुआ है? 1860 से। कब लागू हुआ है? 1860 से भारतीय दंड संहिता लागू हुआ है। और 1860 में ही पहली बार बजट पेश किया गया। किसके द्वारा? जेम्स विल्सन के द्वारा। और पहली बार कागजी मुद्रा भी 1860 में पेश किया गया। क्लियर है। और इसी लॉर्ड कैनिंग के समय ही अब कानून बनकर आएगा, भारत के लिए कानून बनकर आएगा, जिसको भारत परिषद अधिनियम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? भारत परिषद अधिनियम। तो पहला भारत परिषद अधिनियम 1861 में आया। कब आया? 1861 में। और 1861 में जो पहला भारत परिषद अधिनियम आया था, इसी के तहत 3 जगह, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की, है ना। कहां कहां? मुंबई, कलकत्ता और एक कौन क्या था? मद्रास। क्या बनाया गया? उच्च न्यायालय। अब देखो मैंने कल पढ़ाया था कि इसी मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में लॉर्ड डलहौजी के समय क्या स्थापित हुआ था? विश्वविद्यालय। तो ध्यान से सुनना, ध्यान रखना कि तीनों जगह मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। और इन तीनों जगह उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1861 में किसके समय हुआ है? लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ है। क्लियर है। तो लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 की क्रांति हुई और उसी के बाद भारत के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया और भारत के वायसराय का पद बनाया गया। और यही लॉर्ड कैनिंग क्या बना? भारत का पहला वायसराय। भारत का पहला वायसराय बना कौन? लॉर्ड कैनिंग। अब कुछ समय बाद आपको कंफ्यूजन होगा कि पहला भारत का गवर्नर जनरल कि पहला वायसराय बैटिंग था कि कैनिंग था। नाम दोनों एक जैसे है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत का, वो बंगाल का है। वारेन हेस्टिंग कौन का है? भारी कंफ्यूजन है नहीं? हाँ, बंगाल का गवर्नर जनरल पहला, बंगाल का गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। भारत का गवर्नर जनरल पहले आया कि वायसराय पहले आया? भारत का गवर्नर जनरल पहले आया, वायसराय बाद में आया, है ना। और जब आप क्रिकेट खेलते हो तो बैटिंग पहले आता है, बैटिंग करते हो तब कैच आता है, तो बैटिंग पहले आएगा और कैच वाला कैनिंग बाद में आएगा। यानी बैटिंग क्या है? गवर्नर जनरल, और कैनिंग क्या है? वायसराय। कंफ्यूजन दूर हो गया, है ना। लॉर्ड क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग,
भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और भारत का पहला वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग, जिसका कार्यकाल में आर्म्स एक्ट लागू हुआ, भारतीय दंड संहिता लागू हुआ, बजट पेश किया गया, कागजी मुद्रा लागू हुआ, और इसी के समय जो है उच्च न्यायालय स्थापित हुए मुंबई, मद्रास और कहां? कलकत्ता में। क्लियर है? 1862 में चला गया और 1862 से 1863 कुछ समय के लिए आया वायसराय बनकर कौन? एलिनबर्ग प्रथम। कौन आया? एलिनबर्ग प्रथम। एल्गिन प्रथम है क्या रे? हाँ, एलिगन प्रथम है रे, एलिगन प्रथम 1862 से 1863। ठीक है, इसके कार्य अभी कुछ महीने रहा तो ज्यादा कुछ नहीं हुआ। फिर 1863 में आया सर जॉन लॉरेंस। कौन आया? सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस, सर जॉन लॉरेंस 1863। हाँ, इसी सर जॉन लॉरेंस के समय अब देखो विदेश, अब देखो लंदन के लोग हमारे देश में आए हैं, हमारे देश के लोग भी बाहर क्या कर रहे हैं? लंदन में काम कर, सेना में भर्ती है तो जी, है ना। तो एक अभी तो टेलीफोन की शुरुआत हुई है, या टेलीग्राम सेवा पढ़ाया था, टेलीग्राम सेवा, है ना। तो एक देश से दूसरे देश बात करने के लिए एक सेवा जिसको बोलते हैं टेलीग्राफ सेवा, क्या बोलते हैं? समुद्री टेलीग्राफ सेवा। तो उसकी शुरुआत जो है भारत से लंदन के बीच किसके समय हुआ था? सर जॉन लॉरेंस के समय हुआ था। तो भारत में समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत, है ना, कब हुआ था? इस सर जॉन लॉरेंस के समय हुआ था। कहां से कहां तक हुआ था? भारत से लंदन के बीच, भारत और लंदन के बीच जो है ये टेलीग्राफ सेवा शुरुआत हुआ था। किसके समय? सर जॉन लॉरेंस के समय। अब ये सर जॉन लॉरेंस जो है 1863 में आया था। इसके समय एक ही घटना प्रमुख है कि भारत और लंदन के बीच क्या चालू हुआ था? समुद्री सेवा चालू हुआ था। ये 1869 में चला गया। 1863 में आया और 1869 में क्या हो गया? चला गया। कौन? सर जॉन लॉरेंस। तो 3 जने हो गया। पहला कौन पढ़े? लॉर्ड कैनिंग। फिर आया कौन? एलिनबर्ग प्रथम, है ना। उसके बाद कौन आया? सर जॉन लॉरेंस, और उसके बाद आया लॉर्ड मेयो। उसके बाद कौन आया? लॉर्ड मेयो। ये आया 1869 में और जाएगा 1872 में। कब जाएगा? 1872 में। ठीक है, इसने अजमेर में मेयो कॉलेज का स्थापना किया था। नाम मेयो है तो कॉलेज बनाया मेयो कॉलेज। तो कहां बनवाया था? अजमेर में बनवाया था। तो अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने किया है? लॉर्ड मेयो ने किया है। ठीक है, यह जाना जाता है किस लिए? पहली बार जनगणना करवाने के लिए। अभी आया है तो देखा होगा, हाँ मैं भारत में राज कर रहा हूं, बड़ा अधिकारी हूं भारत का, तो कितने लोगों के ऊपर राज कर रहा हूं, गिन तो लूं। ऐसे करके इसी ने ही भारत में पहली बार क्या कराया था? जनगणना। तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुआ था। किसके समय? इसी लॉर्ड मेयो के समय। तो जनगणना पहली बार किसके समय हुआ था? लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। और जिसने जनगणना किया था उसका नाम था एलजी एडमंड। क्या नाम था? एलजी एडमंड, है ना। एलजी एडमंड ने पहली बार जो है भारत में जनगणना किया। किसके समय? लॉर्ड मेयो के समय। तो कई बार पूछा जाता है कि भारत में पहला जनगणना किसके समय हुआ था? तो भारत में पहला जनगणना किसके समय हुआ था? लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। और इसी ने ही 1972 में ही, भारत पूरा कृषि प्रधान देश है, तो कृषि को बढ़ावा देने के लिए, कृषि के विकास के लिए एक अलग से विभाग बनाया था। कौन सा? कृषि विभाग। मैं क्या लिखा? अरे 1800 है रे, 1872 में जनगणना और 1872 में ही क्या चालू हुआ? कृषि विभाग। क्या चालू हुआ? कृषि विभाग। ठीक है, तो ये देखो 1869 में आया और 1872 तक रहा। और 1872 में अच्छे अच्छे काम कर रहा है। क्या कर रहा है? भारत में पहली बार जनगणना करवाया और 1872 में कृषि के विभाग के लिए क्या, कृषि के विकास के लिए क्या चालू किया? कृषि विभाग चालू किया। ठीक है, ये 1872 में अंडमान निकोबार घूमने गया था। अंडमान निकोबार दौरा, भाई बड़ा अधिकारी है, इधर उधर जाते रहता है। तो ये 1872 में कहाँ गया? अंडमान निकोबार गया था। वहीं देखा एक अफगानी व्यक्ति था जिसने इसकी चाकू मारकर क्या कर दी? हत्या। वहीं निपटा दिया। किसको? लॉर्ड मेयो को। तो 1872 में इसकी क्या हो गई? मृत्यु। 1872 में इसकी क्या हो गई? मृत्यु,
है ना 1757 लॉर्ड क्लाइव बंगाल का पहला क्या बना, गवर्नर। और 1947 आजाद होगा। 1757 में पहला अंग्रेज अधिकारी बनकर आया और ये अंग्रेज अधिकारी अलग अलग पोस्ट में आते गए और अंतिम रूप कब मिलेगा, 1947। बड़े बड़े अधिकारी हुए। एकमात्र अधिकारी है जो बड़ा, लॉर्ड मेयो, भारत का वायसराय, जिसको भारत में मारा गया है। समझ में आया, है ना। सबको और बड़े बड़े हैं जिसको मारने की कोशिश, अभी कहानी पढ़ेंगे कि कैसे हम हार्डिंग ड्यूटी को मारने की, बम मारने की कोशिश करेंगे, बम फूटेगा पर वो नहीं फूटेगा, बच जाते हैं। एक ही है जिसको हमने भारत में मारा है, वो कौन है, लॉर्ड मेयो, है ना। तो भारत में एकमात्र बड़े वायसराय, है ना, बड़े पद वाले अंग्रेज अधिकारी जिसकी मृत्यु हुई है वो कौन है, लॉर्ड मेयो है ना। ना कोई गवर्नर मारा गया, ना कोई गवर्नर जनरल मारा गया, है ना बंगाल का गवर्नर जनरल, ना भारत का गवर्नर जनरल। और वायसराय भी इतने सारे हुए जिसमें एक ही को मारा गया है, चाकू मारकर हत्या किया गया है, वो कौन है, लॉर्ड मेयो। क्लियर है। और लॉर्ड मेयो की 1872 में मृत्यु हो गई। तब 1872 में लॉर्ड नॉर्थ क्रूक, क्या नाम था, लॉर्ड नॉर्थ क्रूक, लॉर्ड नॉर्थ क्रूक, ये आया वायसराय बनकर 1872। क्रूक है वो, है ना, लॉर्ड नॉर्थ क्रूक है ना, लॉर्ड नॉर्थ क्रूक है। ये जो है क्या है, आपका क्या बनकर आ गया, वायसराय बनकर आ गया भारत का 1872 में। 1872 में इसी के समय जो है स्वेज नहर खुला, स्वेज नहर खुला, वो बताया था ना, वो क्या बोलते हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ऐसे ये अफ्रीका महाद्वीप है, भारत यहाँ पे है, ये एशिया महाद्वीप है, ये भारत है, और ये यूरोप है, ये क्या है, यूरोप। तो इन लोग ऐसे यात्रा करते थे, ऐसा। भारत कैसे आते थे, नीचे से, वास्को डी गामा आया था, बताया था। और यहां पर भी एक रास्ता था, लेकिन यहां पर बड़े बड़े पत्थर थे, बताया था, हाँ बड़ा बड़ा पत्थर था। तो यहीं पर ही एक नहर बनाया गया जिसका नाम क्या है, स्वेज नहर। क्या नाम है, स्वेज नहर। तो ये स्वेज नहर जो है, इसको पूरा से रिपेयरिंग किया गया, पूरा, है ना, पूरा यहाँ पे पत्थर वत्थर को हटाया गया, यहाँ पे जो है सकरा रास्ता था उसको फैला के बड़ा किया गया और नहर बनाया गया जिसका नाम क्या रखा गया, स्वेज नहर। और इसी स्वेज नहर के बनने से अब ऐसा घूम के नहीं आते थे, डायरेक्ट ऐसा उतर के आते थे, इधर सीधा भूमध्य सागर में उतरे, भूमध्य सागर से स्वेज नहर, हिंद महासागर, और कहां पहुंच गए, भारत, जिससे व्यापार में बहुत ज्यादा क्या हुआ था, बढ़ोतरी हुआ था। तो स्वेज नहर किस वायसराय के समय बना था, तो कौन था, लॉर्ड नॉर्थ क्रूक। तो स्वेज नहर किसके समय स्थापित हुआ, तो स्वेज नहर की स्थापना या स्वेज नहर का निर्माण लॉर्ड नॉर्थ क्रूक के समय हुआ था। और इसी समय पंजाब में एक प्रसिद्ध किसान आंदोलन चला था जिसका नाम था कूका आंदोलन। क्या आंदोलन, कूका आंदोलन। तो कूका आंदोलन भी किसके समय हुआ था, लॉर्ड नॉर्थ क्रूक के समय हुआ था। किसके समय हुआ था, लॉर्ड नॉर्थ क्रूक के समय हुआ था। और 1876 में चला गया और 1876 में भारत का वायसराय बनकर आया लॉर्ड लिटन। क्या नाम था, लॉर्ड लिटन, 1876, लॉर्ड लिटन। हाँ, लिटन किसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, है जो काम में एकदम क्या करता है, समय लगाता है नहीं, उसी को क्या बोलते हैं, लिटन हैगा निचट ऐसे करके, है कि नहीं। हाँ, और ये भी एकदम लिटनेच है, नाम से लिटन है और काम से भी कैसा है, अब आप लोग बताना जब मैं इसका काम बताऊंगा, ठीक। 1876 में ये जो है वायसराय बन के आया। 1876 में जब ये वायसराय बन के आया, उसी समय भारत में एकदम घोर अकाल पड़ गया, एकदम जो भारत की जनता है दाने दाने के लिए तरसने लगी। अब उस समय वो नहीं था ना जी, 1 रुपये वाले चावल, है नहीं, हाँ, तो वो भी नहीं मिलता था। तो पूरा दाने दाने के लिए जनता क्या होने लगी, तरसने लगी। अब उसके बावजूद ये जो लॉर्ड लिटन है, महारानी विक्टोरिया भारत आने वाली है, महारानी विक्टोरिया 1877 में भारत आने वाली तय था। तो 1877 में महारानी विक्टोरिया जब भारत आई, है ना, तो भारत आई, तो जैसे कोई आता है तो हम लोग क्या करते हैं, एकदम घर को सजाते हैं। भाई आपके घर में कोई बहुत बड़ा आदमी आएगा तो एक समझो बहुत बड़ा आदमी, सोचो पूरा भारत किसका गुलाम है, ब्रिटेन का। और कौन आ रहा है, ब्रिटेन की महारानी, ब्रिटेन की महारानी। तो अपना ये रौतबा दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। मान लो तुम किसी ऑफिस के बड़े अधिकारी हो और तुमसे बड़ा अधिकारी आ रहा है, तो तुम ऑफिस को एकदम सजा के रखोगे, कोई कचरा नहीं दिखना, ताकि वो मोल डांटे मत।
अब वह बने बने दिखी तो प्रमोशन हो जाए ऐसे करके, है कि नहीं? हाँ, तो वैसी ये लॉर्ड लिटन महारानी विक्टोरिया आ रही है करके पूरा भारत देश की जो मेन राजधानी दिल्ली उसको दरबार की तरह सजा दिया, पूरा दिल्ली को दरबार की तरह सजा दिया। पूरा जतका टेंट हाउस है, आरसी वाले के, लल्ला डीजे, सब पूरा छीकदान वाले डीजे, पूरा दिल्ली पूरा सज गया। पूरा किसके किसके स्वागत में? महारानी विक्टोरिया के स्वागत। महारानी के स्वागत में फालतू खर्चा, डीजे मीजे, दुनियादारी लगाया जा रहा है, और इधर जनता दाने दाने के लिए तरस रही है। तो दिल्ली को पहली बार दरबार की तरह सजाया गया। किसके स्वागत में? पहली बार दिल्ली दरबार सजा, है ना, दिल्ली दरबार। तो पहली बार दिल्ली जो है पूरा किसके तरह सज गया? दरबार की तरह सज गया। किसके स्वागत में? महारानी विक्टोरिया के स्वागत में। तो ऐसी जब तुम अपने घर को सजा के रखोगे, तुम्हारा कोई आएगा तुम्हारा तारीफ करेगा कि नहीं करेगा? तो वैसी देखा लॉर्ड लिटन भारी स्वागत कर रहा है मेरा, ऐसे करके महारानी विक्टोरिया ने उसको केसरे हिंद की उपाधि दे दी। किसकी उपाधि दे दी? केसरे हिंद की उपाधि दे दी। अब बताओ, तुम अगर ऐसा करोगे कि देख कोई अधिकारी आया है, उसके स्वागत के लिए तुम अच्छा से रखे हो और बाकी दिन पूरा कचरा फैला कर रखे रहोगे, तो तुम्हारा देखा सीखी वो पत्रकार लोग पूरा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? है नहीं? तो वैसी ही इस लॉर्ड लिटन के बारे में भर भर के बुराई कौन कर रहा है? ईश्वर चंद विद्यासागर अपने समाचार पत्र किसमें? सोम प्रकाश में। कौन कर रहा है बुराई? ईश्वर चंद विद्यासागर। ईश्वर चंद विद्यासागर, हाँ खेमचंद नहीं रे, ईश्वर चंद विद्यासागर, है ना। कौन से पेपर में? दैनिक भास्कर नहीं, सोम प्रकाश। कौन सा पेपर है? सोम प्रकाश, है ना। तो ईश्वर चंद विद्यासागर लॉर्ड लिटन का बुराई कर रहा है कि तुम केसरे हिंद की उपाधि पाने के लायक नहीं हो, महारानी विक्टोरिया के स्वागत में फोकट छाप खर्चा किए हो, उसी को जनता को एक एक बोरा चावल दे देते। ऐसा करके पूरा बुराई कौन कर रहा है? ईश्वर चंद विद्यासागर। किस प्रकार, किस समाचार पत्र में? सोम प्रकाश। दिमाग खराब हो गया लॉर्ड लिटन का। मोर अधिकारी अत्येक बड़ मोल केसरे हिंद की उपाधि देख गए होते, हाँ बुराई करता। अब ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना समाचार पत्र छपेगा, ना तुम उसमें बुराई करोगे करके इसने एक नियम लाया जिसको कहा गया वर्नाक्यूलर एक्ट। क्या कहा गया? वर्नाक्यूलर एक्ट। वर्नाक्यूलर एक्ट। और इसी वर्नाक्यूलर एक्ट के तहत फिर से समाचार पत्र पर क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध। ना सोम प्रकाश छपेगा, ना उसमें बुराई होगा। तो इस तरह से ये वर्नाक्यूलर एक्ट किस समाचार पत्र को प्रतिबंध करने के लिए लाया गया था? सोम प्रकाश को। और इस सोम प्रकाश को छापने वाला कौन था? ईश्वर चंद विद्यासागर। और ये क्या छापता था? तो इसी लॉर्ड लिटन के समय 1877 में कौन आई थी? महारानी विक्टोरिया। और उसी के स्वागत में पहली बार दिल्ली को सजाया गया था। कब? 1800। दो बार सजेगा, दिल्ली दरबार की तरह दो बार सजेगा। ये पहली बार सज गया कब? 1877 में, जब कौन आया था? महारानी विक्टोरिया आई थी। और जब इसके स्वागत को देखा तो महारानी विक्टोरिया ने इस लॉर्ड लिटन को क्या उपाधि दिया था? केसरे हिंद की उपाधि दिया था। क्लियर है? ठीक। ये भारतीयों से भारी खुन्नस खाता था लॉर्ड लिटन, है ना। कुछ अंग्रेज आए जो भारतीयों के लिए काम करते थे, लेकिन ये भारतीयों से भारी खुन्नस खाता था। तो सिविल सेवा चालू हो गया है, तो सिविल सेवा में आईएएस और आईपीएस की भर्ती चालू होगा। सिविल सेवा आईएएस आईपीएस की भर्ती चालू होगा। तो इसमें भर्ती होने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी। भर्ती होने की न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष। कि जब आप 21 वर्ष के हो जाओगे तब आईएएस आईपीएस का पेपर दिला सकते हो। इसलिए क्योंकि भारत में ग्रेजुएशन होते होते 21 साल हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता? लगभग मिनिमम 21 साल लगता है ना। तो 21 साल था। और लंदन में ग्रेजुएशन होते होते 19 साल लगता था। कितना साल? 19 साल में वहां ग्रेजुएट हो जाते थे। तो ये देखा कि 21 साल में हमारे यहां से कम और भारत के लोग ज्यादा आ रहे हैं। तो इसने क्या किया? भारतीयों को आईपीएस में भर्ती से रोकने के लिए इसकी आयु घटाकर 21 से कितना कर दिया? 19 साल। अब जैसे 19 साल होगा तो लंदन वाले लोग फटाफट भर्ती होंगे। अब इधर भारत के लोग 21 साल होंगे, तब तक तो हमारे यहाँ वाले लोग क्या होते जाएंगे? भर्ती होते। मतलब हमारे यहाँ वाले को क्या मिलेगा? ज्यादा मौका मिलेगा और जल्दी मौका मिलेगा। इसलिए इसने आईएएस की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दिया? 19 कर दिया। पूरा भारतीयों के है ना, पूरा भारतीयों को घाव देकर जा रहा है कौन? लॉर्ड लिटन 1880 में। तो 1880 में ये लॉर्ड लिटन चला गया, पूरा भारतीयों को घाव देकर। अकाल से पूरा भूख लगा था,
है नहीं, उसने दिल्ली को दरबार की तरह सजा दिया। सोम प्रकाश में छापता था कि कुछ भलाई हो, लेकिन उसने वर्नाक्युलर एक्ट लाकर सोम प्रकाश को ही क्या कर दिया, बंद कर दिया। थोड़ा बहुत जिंदा था कि अधिकारी बन जाते, तो उसको भी 21 से घटाकर कितना कर दिया, 19 कर दिया। पूरा जगह जगह घाव दे के गया, और उस घाव को मरहम लगाएगा कौन, अगला जो वायसराय बन के आएगा, जिसका नाम है लॉर्ड रिपन। क्या नाम है, लॉर्ड रिपन। 1880 में आएगा भैया, और ये 1884 तक रहेगा। कौन, लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन जो है 1880 में आया, पूरा घाव देके गया है कौन, लॉर्ड रिटन, है ना। तो इसने क्या क्या किया, अब देखो सबसे पहले तो इसने स्थानीय स्वशासन चालू किया। देखो कोई भी काम जो है अगर सेंट्रल से होगा, तो अगर अगर आपके शहर में नाली बनवाना है तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री पे जाओगे जी मिलने, हैं? आप किसके पास जाओगे, पार्षद के पास जाओगे, अध्यक्ष। मतलब छोटे स्तर पे शासन है, तब आपका काम क्या हो रहा है, जल्दी हो रहा है और सुचारू रूप से होता है। उसी को ध्यान में रखते हुए इस लॉर्ड रिपन ने जो है स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की, इसीलिए इसके स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है ना। इसने स्थानीय स्वशासन का क्या किया, प्रारंभ कराया, लागू कराया पूरे भारत देश में। तो स्थानीय स्वशासन का पिता या जनक किसे कहा जाता है, इसी लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक, लॉर्ड मेयो ने 1872 में जनगणना करवाया और उसको छोड़ दिया। इसने कहा अब ऐसा नहीं होगा। 1881 में इसने फिर से जनगणना कराया और 1881 से नियम बना दिया कि अब हर 10 साल में भारत में क्या होगा, जनगणना होगा। तो अब यहां से 1881 से किसकी शुरुआत हो गई, नियमित जनगणना। किसकी शुरुआत हो गई, नियमित जनगणना की शुरुआत हो गई। तो 1881 से अब हर 10 साल में जनगणना हो रहा है, केवल 2021 को छोड़कर, है नहीं। 1881, 91, 2001, फिर 2011, ऐसे सब जनगणना हुआ है ना। 1911, 1971, ऐसे हर 10 साल में क्या हुआ है, जनगणना। केवल 2021 को छोड़कर, क्योंकि 2021 में जनगणना कर रहा था कौन, कोरोना, है नहीं, भारी जनगणना किया है। ठीक है, तो 2021 का जनगणना नहीं हुआ है भैया। और इस नियमित जनगणना की शुरुआत कब से हुआ है, 1881। तो जनगणना की शुरुआत किसके समय हुआ है पूछेगा तो किसके समय हुआ है, लॉर्ड मेयो के समय हुआ है। ठीक है, तो नियमित जनगणना की शुरुआत किसके समय हुआ है, लॉर्ड रिपन के समय हुआ है ना। नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के समय हुआ है। और जनगणना की शुरुआत 1872 में पहला जनगणना किसने कराया था, लॉर्ड मेयो ने। दोनों क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। लॉर्ड मेयो ने पहली बार भारत में जनगणना कराया और नियमित जनगणना की शुरुआत जो है वो लॉर्ड रिपन ने 1881 से किया है। ठीक है, इसी ने ही पहला कारखाना अधिनियम लाया। 1881 में पहला कारखाना अधिनियम, पहला कारखाना अधिनियम। कारखाना में कैसा काम होगा, कौन काम करेगा, कितने घंटे काम करेगा, दुनिया नियम कानून सब कौन लाया, लॉर्ड रिपन लाया। पहला कारखाना अधिनियम। और कारखाने में बच्चे लोग काम नहीं करेंगे, इसके लिए भी कानून लाया, क्या, बाल श्रम अधिनियम। बाल श्रम अधिनियम। तो पहला बाल श्रम अधिनियम जो है किसके समय आया है, तो पहला बाल श्रम अधिनियम भी किसके समय आए हैं, इसी लॉर्ड रिपन के समय आया है। ठीक है, लॉर्ड रिपन के समय आया है। ठीक है, चलिए, इसने ही शिक्षा में सुधार करने के लिए एक आयोग बनाया था जिसका नाम क्या था, हंटर आयोग। तो शिक्षा में सुधार करने के लिए इसने क्या लाया, हंटर आयोग। क्लियर है। और यही वो था जिसने वर्नाकुलर एक्ट को हटा दिया ताकि समाचार पत्र का फिर से क्या हो सके, प्रकाशन हो सके। तो वर्नाकुलर एक्ट लाने वाला था लॉर्ड लिटन और उसको हटाने वाला कौन था, लॉर्ड रिपन। क्लियर है। तो इस तरह देखो, इसने पूरा किसके लिए काम किया, भारतीयों के लिए काम किया। यानी जितना मरहम लगाया था लॉर्ड लिटन, वो सब को दवा लगा दिया कौन, जितना घाव दिया था कौन, लॉर्ड लिटन, उस सब में मरहम लगा दिया कौन, लॉर्ड रिपन। क्लियर है। तो 1880 में आया और इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की, इसीलिए इसे स्थानीय स्वशासन का जनक या पिता कहा जाता है। इसी ने 1881 में नियमित जनगणना की शुरुआत कराई। 1881 में पहला कारखाना अधिनियम लाया। इसी ने बाल श्रम प्रतिबंध लाया, मतलब बाल श्रम अधिनियम लाया। और इसी के
तत्वाधान में ही शिक्षा के लिए क्या बना था, हंटर आयोग बना था, है ना। और इसी ने ही प्रेस पर लगे प्रतिबंध को क्या कर दिया, हटा दिया। प्रेस पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया, है ना। प्रतिबंध, प्रेस पर प्रतिबंध, प्रेस पर लगे प्रतिबंध, प्रतिबंध को हटाया, है ना। कौन सा कानून था, वर्नाक्यूलर एक्ट, है ना। कौन से कानून को हटाया, वर्नाक्यूलर एक्ट को हटाया, ठीक है। अब इसी के समय जो है अंग्रेज लोग जो है, अंग्रेजी सैनिक लोग जो है ना, अंग्रेजी सैनिक लोग जो है वो फिर नाराज हो गए, हमारा वेतन बढ़ाओ ऐसे करके। तो अंग्रेजी सैनिकों ने फिर से विद्रोह कर दिया, जैसे लॉर्ड क्लाइव के समय किया था। लॉर्ड क्लाइव के समय याद आ रहा है ना, वेतन बढ़ाओ ऐसे करके अंग्रेजी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। तो अंग्रेज लोग कैसे होते हैं, गोरे, गोरे को क्या कहा जाता है, श्वेत। तो क्या हुआ था, पहला श्वेत विद्रोह, और इसी के समय हुआ था दूसरा श्वेत विद्रोह। तो दूसरा श्वेत विद्रोह किसके समय हुआ था, तो दूसरा श्वेत विद्रोह हुआ था किसके समय, लॉर्ड रिपन के समय। किसके समय हुआ था, लॉर्ड रिपन के समय दूसरा श्वेत विद्रोह हुआ था। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। अब इसने भारतीयों के लिए अच्छा अच्छा काम किया, है ना। इसने स्थानीय स्वशासन यानी भारत के लोगों को भी शासन में जोड़ा, स्थानीय स्वशासन की भावना लाई, ठीक है। तो इसीलिए एक अंग्रेज है जिसका नाम है फ्लोरेंस, क्या नाम है, फ्लोरेंस। वो लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहता है। क्या कहता है, भारत का उद्धारक। यही लॉर्ड रिपन है जिसने भारतीयों के लिए काम किया, तो भारत का ये उद्धारक है, ऐसा कौन कहता है, एक अंग्रेज जिसका नाम क्या है, फ्लोरेंस। तो किस वायसराय को भारत का उद्धारक कहा गया है, तो वो कौन है, लॉर्ड रिपन। कौन है, लॉर्ड रिपन। क्लियर है। और इस लॉर्ड रिपन के बाद भारत का वायसराय बनकर आया डफरिन। कौन आया था, डफरिन, ठीक है, लॉर्ड डफरिन। ये भारत का वायसराय बनकर आया लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन के समय एक व्यक्ति था जिसका नाम था A.O. ह्यूम। ये 1884 में आया, 88 तक रहेगा, 4 साल। 1885 में इसी के समय ही कांग्रेस का गठन हुआ, है ना। डफरिन नाम का एक व्यक्ति था, डफरिन तो वायसराय था, एक व्यक्ति था A.O. ह्यूम। क्या नाम था, A.O. ह्यूम। ये सोचता था कि भारतीयों को जो अधिकार है, जो जरूरत है, वो कौन पूरा करेगा, जो शासन कर रहा है, जो अधिकार कर रहा है, जो प्रशासन चला रहा है, यानी कि ब्रिटिश सरकार। तो ब्रिटिश सरकार तक वो मांग कैसे पहुंचेगा, है ना। भारत के लोग क्या मांग कर रहे हैं, ये भारत के प्रशासन चलाने वाले ब्रिटिश सरकार के पास कैसे पहुंचेगा। तो इसके लिए एक मंच होना चाहिए, एक पार्टी होना चाहिए। इसी सोच के साथ A.O. ह्यूम के तत्वाधान में एक पार्टी गठित हुआ जिसका नाम क्या था, कांग्रेस, है ना। जिसको आज हम लोग जानते ना, पंजा छाप वाला, हाँ ये वही कांग्रेस है। लेकिन तब पंजा छाप नहीं था भाई, केवल एक पार्टी बनी थी जिसका नाम क्या था, कांग्रेस। तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई है, इसको पूरा डिटेल में क्लास लूंगा, कांग्रेस की स्थापना, ठीक है। लेकिन कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसके समय हुआ था, डफरिन के समय हुआ था। किसके समय हुआ था, डफरिन के समय हुआ था। क्लियर है। इसके बाद जो है 1888 से 1894, 1888 से 1894 लैंसडाउन, लैंसडाउन, ठीक है। लैंसडाउन जो है वायसराय बनकर आया, और इसी के समय भारत से अलग करके एक नया देश बनाया गया जिसको आज हम लोग अफगानिस्तान के नाम से जानते हैं। और भारत और अफगानिस्तान को बांटने वाला था हेनरी डुरंट। कौन था, हेनरी डुरंट। इसलिए भारत और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा है उसको क्या बोलते हैं, डुरंट रेखा। क्या बोलते हैं, डुरंट रेखा। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंट रेखा किसके समय खींची गई, तो इसी लैंसडाउन के समय खींची गई। तो भारत से अफगानिस्तान अलग हुआ किसके समय, लैंसडाउन के समय। क्लियर है। और इसी के समय दूसरा कारखाना अधिनियम आया जिसमें महिलाओं को 11 घंटा से अधिक काम करने पर क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया, और हफ्ते में 1 दिन छुट्टी देना अनिवार्य कर दिया गया। तो दूसरा कारखाना अधिनियम किसके समय आया, लैंसडाउन के समय। तो इसी के समय क्या बना, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। और दूसरा क्या आया, कारखाना अधिनियम। दूसरा कारखाना अधिनियम, दूसरा कारखाना अधिनियम, ठीक है। दूसरा कारखाना अधिनियम किसके समय आया, लैंसडाउन के समय, ठीक। उसके बाद 1894 में एक वायसराय आया था जिसका नाम था एल्गिन द्वितीय। क्या नाम था, एल्गिन द्वितीय। 1894 में आया, कौन, एल्गिन द्वितीय। एल्गिन द्वितीय जो है
ये अपने एक वाक्य के लिए, ये अपने एक वाक्य बोलता था, एक बात बोलता था, उसके लिए जाना जाता है। ये क्या बोलता था कि हमने भारत को तलवार के दम पे जीता है, युद्ध करके जीता है। देखे हो आपने कि अलग अलग रियासत के साथ अंग्रेजों ने युद्ध किया और भारत में अपने ब्रिटिश साम्राज्य की क्या की, स्थापना की। तो ये कहता है कि हमने भारत को तलवार के दम पे जीता है, तो राज भी हम तलवार के दम पे करेंगे, ऐसा कहता था ये। तो कौन था वायसराय जिसने ऐसा वाक्य कहा कि हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर शासन करेंगे? तो वो कौन था? एल्गिन द्वितीय। ये 1894 में आया था और 1899 में चला गया। 1894 में आया और 1899 में चला गया। ठीक, इसके बाद पढ़ेंगे लॉर्ड कर्जन, है ना, क्या पढ़ेंगे? लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन के बाद पूरा क्या चालू हो जाएगा? स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन। ठीक है, तो वो लॉर्ड कर्जन के बाद काम नहीं, केवल नाम पढ़ेंगे। तो एक बार पूरा रिवाइज कर लूं, पहले क्या पढ़े थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के बाद कौन आया? एल्गिन प्रथम। और एल्गिन प्रथम के बाद कौन आया? सर जॉन लॉरेंस। और सर जॉन लॉरेंस के बाद लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के बाद नॉर्थ क्रुक। नॉर्थ क्रुक के बाद लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के बाद कौन आया? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के बाद आया डफरिन। डफरिन के बाद आया लैंसडाउन। और लैंसडाउन के बाद आया कौन? एल्गिन द्वितीय। और एल्गिन द्वितीय के बाद अब 1899 से हम पढ़ेंगे कौन? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन 1899 में आया और 1905 में जाएगा। 1899 में आया, कब जाएगा? 1905 में जाएगा। ठीक है, देखो इसने भारत में अकाल पड़ते रहता था, अकाल आते रहता था, है ना। उस समय भी आया था 1877-76 के आसपास, जब वो महारानी विक्टोरिया आई थी लिटन के समय। तो ये अकाल का सिलसिला चलते रहता था। तो अकाल से कैसे मुक्ति पाएंगे, अकाल के समय हम क्या व्यवस्था कर सकते हैं, इसके लिए एक अलग से आयोग बनाया था जिसे कहा गया मैकडोनाल्ड आयोग। क्या कहा गया? मैकडोनाल्ड आयोग। तो इसने कौन सा आयोग बनाया? मैकडोनाल्ड आयोग। तो मैकडोनाल्ड आयोग अकाल के लिए क्या बनाया? मैकडोनाल्ड आयोग। ठीक है, 1899 में आते ही इसने क्या बनाया? मैकडोनाल्ड आयोग। ठीक, शिक्षा के लिए इसने बनाया रेले आयोग। शिक्षा के लिए क्या बनाया? रेले आयोग। ये बहुत सारा आयोग बनाएगा ताकि भारत के अकाल में सुधार आए। शिक्षा में सुधार करने के लिए क्या बनाया? रेले आयोग बनाया। ठीक है, पुलिस में सुधार के लिए एंड्रियो फ्रीजर आयोग बनाया। पुलिस में सुधार के लिए एंड्रियो फ्रेजर आयोग। तो एंड्रियो फ्रीजर आयोग किसके लिए बनाया? पुलिस के लिए बनाया। ठीक है, इसी तरह इसने थॉमस रो की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग बनाया, है ना। तो विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया। भारत के कृषि में शोध करने के लिए यही है जिसने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की। जो अभी भारत के कृषि का जो पूरा क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं ना, कि भारत के कृषि के लिए अलग अलग फसल का रिसर्च करते हैं, मिट्टी का रिसर्च करते हैं। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, है ना, शोध एवं अनुसंधान संस्थान, ये 1904 में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा स्थापित किया गया। भारतीय कृषि शोध एवं अनुसंधान संस्थान, है ना। इसका गठन कब किया गया है? 1904 में किया गया है। किसके समय किया गया है? इसी लॉर्ड कर्जन के समय किया गया है। तो इस लॉर्ड कर्जन ने मैकडोनाल्ड आयोग बनाया, किसके लिए? अकाल के लिए। शिक्षा के लिए क्या बनाया? रेले आयोग, है ना। और पुलिस में सुधार के लिए क्या बनाया? एंड्रो फ्रीजर आयोग। थॉमस रो की अध्यक्षता में क्या बनाया? विश्वविद्यालय आयोग। और साथ ही इसने विश्वविद्यालय अधिनियम भी लागू किया। और इसी ने ही भारतीय कृषि शोध एवं अनुसंधान का गठन किया। कब? 1904। क्लियर है? इसी ने ही पुरातत्व विभाग बनाया। भारत में जो पुराने चीजों का खोज होता है ना, किस विभाग के द्वारा होता है? पुरातत्व विभाग के द्वारा। उस पुरातत्व विभाग को भी 1900, देखो, कृषि के लिए बनाया, कृषि अनुसंधान संस्थान। ठीक है, और क्या बना रहा है? पुरातत्व विभाग। क्या बना लिया? पुरातत्व विभाग। देखो, भारत में और पुरानी चीजों का खोज हो, ऐसा करके इसने क्या बना लिया? पुरातत्व विभाग बना लिया। इसी ने ही कलकत्ता में विक्टोरिया हॉल का स्थापना किया, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का स्थापना किया। इसी के समय सबसे ज्यादा रेल लाइन बिछा, भारत में सबसे ज्यादा रेलवे लाइन किसके समय बिछा? लॉर्ड कर्जन।
वो तो लाट डलहौजी रेलगाड़ी चला के छोड़ दिया था। सबसे ज्यादा रेलवे लाइन किसके समय बिछा? लाट कर्जन के समय। अब इतना सारा रेलवे लाइन तो रेल चलने लगा, तो इसने रेल के संचालन के लिए अलग से रेलवे बोर्ड की स्थापना किया 1905 में। तो रेलवे बोर्ड की भी स्थापना कब हुई? 1905 में। किसके समय? इसी लाट कर्जन के समय। इतना अच्छा काम कर रहे नहीं, ये बेईमान लोग अच्छा काम करते थे, लेकिन एक काम इन लोग को पूरा बिगाड़ के चला जाता था। और लाट डलहौजी क्या क्या बना के नहीं गया। पहला कारखाना उसी समय बना, वीविंग एंड स्पिनिंग मिल, रेलगाड़ी भी वही चलाया, पीएचई बनाया, गोरखा रेजिमेंट बनाया, पीडब्ल्यू, और क्या लागू किया था? हड़प नीति। पूरा बेईमानी खाक चला गया, है कि नहीं है लाट डलहौजी को। वैसी ही ये भी देखो क्या क्या बना रहा है, पूरा आयोग, मैकडोनाल्ड आयोग, रेले आयोग, एंड्रोफिजर आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, विश्वविद्यालय अधिनियम बना दिया, कृषि में शोध एवं अनुसंधान बना दिया, पुरातत्व विभाग बना दिया, रेल लाइन बिछा दिया पूरे भारत देश में सबसे ज्यादा, और रेलवे बोर्ड का भी क्या कर दिया? गठन कर दिया। ठीक, इसने एक काम किया जिसके लिए इसको याद किया जाता है। बंगाल जो है वो बहुत बड़ा था। बंगाल जो है अभी पश्चिम बंगाल नहीं, वर्तमान का बिहार, वर्तमान का झारखंड, वर्तमान का असम, असम क्या वो पूरा पूर्वोत्तर, और वर्तमान का बांग्लादेश, वर्तमान का पश्चिम बंगाल, वर्तमान का उड़ीसा, ये सब को जोड़ दो तब एक रियासत बनता था जिसका नाम क्या था? बंगाल। वो बंगाल प्रांत था। ठीक, उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों रहते थे। तो ये जो लाट कर्जन है, ये देखा कि ये दोनों एक होकर हमको क्या कर रहे हैं? परेशान कर रहे हैं। तो इन दोनों को क्या किया जाए? लड़ाया जाए। तो इसने कहा कि हमको प्रशासन करने में, चलाने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि बंगाल क्या है? बहुत बड़ा है, इसलिए हम प्रशासन करने के लिए बंगाल को क्या करेंगे? बांटेंगे। बंगाल को दो भागों में बांटेंगे। लेकिन उनका मकसद बंगाल को बांटना नहीं, उनका मकसद हिंदू और मुस्लिम को बांटना था। हिंदू और मुस्लिम, इसीलिए इसने कहा है फूट डालो और शासन करो। इसी ने क्या कहा है? फूट डालो और शासन। हिंदू और मुस्लिम को हम बांट देंगे, उनको लड़ा देंगे। हम बंगाल को बांटेंगे तो हिंदू मुस्लिम लड़ेंगे, जिससे हम राज करते रहेंगे। तो इसी ने कहा है फूट डालो और क्या करो? राज करो। फूट डालो और राज करो, ये किसने कहा है? इसी ने। बांटो और राज करो किसने कहा है? लाट कर्जन ने। क्योंकि इसी के समय 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905 बंगाल का क्या हुआ था? विभाजन। बंगाल का क्या हुआ था? विभाजन। और बंगाल के विभाजन के बाद अब भारत की जनता जो है अंग्रेजों से लड़ना चालू करेगी। यानी अब क्या चालू होगा? स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन। क्योंकि इसी बंगाल विभाजन के बाद पहला जन आंदोलन चालू होगा, जिसका नाम क्या है? स्वदेशी आंदोलन। अभी तक राजा लोग लड़े अंग्रेजों से, लोग नहीं लड़े थे। पहली बार लोगों का आंदोलन होगा अंग्रेजों के खिलाफ 1906 में, जिसे क्या कहा जाएगा? स्वदेशी आंदोलन। तो ये यहां से क्या चालू हो जाएगा? राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन चालू हो जाएगा। तो इसको अब अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहां तक हमने जो वायसराय पढ़े, उनके कार्यकाल में जो घटनाएं घटित हुई है उसको पढ़ लिया। अब आगे के वायसराय के कार्यकाल को हम किस में पढ़ेंगे? स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान पढ़ेंगे। लेकिन इसके बाद कौन कौन आए उसका नाम बस देख लेते हैं। क्लियर है? बाकी घटना को हम कहां पढ़ेंगे? स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन। 1905 से छोड़ रहा हूं। 1905 में क्या हो गया? बंगाल विभाजन। अब 1905 के बाद क्या क्या हुआ, ये स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में हम पढ़ेंगे 1905 से। 1905 के बाद कौन कौन वायसराय हुआ उसको पढ़ा देता हूं। तो 1905 में मिंटो द्वितीय, कौन आया था? मिंटो द्वितीय। मिंटो द्वितीय ये 1905 से लेकर 1910 तक रहेगा। 1905 से कब तक रहेगा? 1910। और 1910 से 1916 तक रहेगा हार्डिंग द्वितीय। हार्डिंग द्वितीय, हार्डिंग द्वितीय ये कब तक रहेगा? 1910 से 1916। 1910 से 1916 तक कौन रहेगा? हार्डिंग द्वितीय, है ना। जेम्स फोर्ट, जेम्स फोर्ट नाम का एक वायसराय आएगा जो 1916 से 1921 तक रहेगा। 1916 से 1921 तक को रहेगा जेम्स फोर्ट। ये तीन याद हो गया? मिंटो द्वितीय, हार्डिंग द्वितीय और जेम्स फोर्ट। 1905 से 1910, 1910 से 1916 और 1916 से 1921। 1921 से 1925 तक रहेगा रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1925 तक कौन रहेगा? लॉर्ड रीडिंग। और उसके बाद आएगा इरविन। उसके बाद कौन आएगा? इरविन।
इरविन, और इरविन के बाद आएगा वेलिंगटन। कौन आएगा? वेलिंगटन, वेलिंगटन, ठीक है। 1921 से 1925 तक कौन रहेगा? लॉर्ड रीडिंग। इरविन रहेगा 1925 से 1931, 1925 से 1931, और वेलिंगटन जो है 1931 से रहेगा 1936, 1931 से 1936। देखो तीन तीन के पेयर में याद करना। सबसे पहले मिंटो द्वितीय, हार्डिंग द्वितीय, और उसके बाद आ गया कौन? जेम्स फोर्ड। रीडिंग, इरविन, वेलिंगटन, रीडिंग, इरविन, वेलिंगटन, है ना। इसके बाद है लिथलिंगो, वेवेल, माउंटबेटन। लिथलिंगो, वेवेल और माउंटबेटन। लिथलिंगो, है ना, लिथलिंगो, उसके बाद है वेवेल, और उसके बाद है कौन? माउंटबेटन, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन का दिक्कत है, देख लेना, जो भी मेरे को जैसा प्रोनाउंसिएशन हुआ मैंने कर दिया, है ना। लिन लिथगो है, लिन लिथगो, ठीक है। तो लिन लिथगो जो है 1936 से लेकर 1943 तक रहेगा। 1936 से 1943। वेवेल जो है 1943 से लेकर 1947, और ये 1947 से 1947। क्लियर है? कार्यकाल जरूर याद रखना, क्योंकि मैं देखो आपको पूछेगा कि वो कोई भी घटना घटित हो, जैसे 1907 में कांग्रेस का विभाजन होगा। 1907 में कांग्रेस का क्या होगा? विभाजन। तो 1907 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तब वायसराय कौन था? तो 1907 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो वायसराय कौन था? मिंटो द्वितीय। ये कैसे पता चलेगा? कार्यकाल याद रहेगा तब, है ना। तो कार्यकाल को आप हमेशा क्या रखना? याद रखना, ठीक है। तो कार्यकाल याद रखेंगे। मिंटो द्वितीय 1905 से 1910, हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916, जेम्स फोर्ड 1916 से 1921, रीडिंग जो है 1921 से 1925, लॉर्ड इरविन जो है 1925 से 31, लॉर्ड वेलिंगटन जो है 1931 से 1936, लिन लिथगो, है ना, उल्टा लिखा गया है, सही कर लेना। लिन लिथगो 36 से लेकर 43, और लॉर्ड वेवेल 43 से लेकर 47, और माउंटबेटन भारत को आजाद कराने आएगा कुछ ही महीनों के लिए 1947 से 1947। क्लियर है? तो यहां से हमने देखा कि भारत में अंग्रेजों का शासन रहा तो कौन प्रमुख अधिकारी हुआ जो भारत में सबसे बड़ा अधिकारी हुआ? उसे पहले बंगाल का गवर्नर कहा गया, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल, और फिर क्या रहा? भारत का वायसराय, ठीक है। इस जो पढ़ रहे थे तो एक बहुत बड़ी घटना हुई थी जिसने पद को ही बदल दिया। भारत के गवर्नर जनरल को सीधा भारत का क्या बना दिया? वायसराय। और वो घटना क्या थी? 1857 की क्रांति। वो प्रमुख घटना थी, वो बड़े स्तर पे हुई थी। तो वो कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, क्या कारण था, और क्यों वो समाप्त हो गया, और क्यों भारत को उसमें हार मिली, ये सब जानेंगे। लेकिन आज नहीं, कल। आज के लिए इतना ही।